नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पर एक नए आगाज की शुरुआत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का साथ और हमारा साथ, हमारी जो टीम है वो आपको इस सुनहरे अवसर को प्राप्त करने के लिए सहयोग करेगी और आपको आरपीएससी लेक्चरर भर्ती 2025 में चयन होने का अवसर मिलेगा। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी निरंतर रूप से नियमित मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद अपने गोल को अचीव करेंगे। हम जब किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के लिए आप तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। इसलिए हम आपको वो मुकाम हासिल करवाने में सहायता करेंगे जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपना है या स्वप्न है। हम आज यहाँ पहले दिन से ये डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होगा। देखिए, सिलेबस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हमें रास्ते का ही नहीं पता होता है तो हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह है कि हमें अपने रास्ते का पता होना चाहिए और ये सिलेबस आपका एक रोड मैप होता है। रोड मैप मीन्स आप उस रास्ते पे किस तरह से चलोगे, क्या क्या पढ़ोगे, तो उन बातों का आपको ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमें पता है हम यहाँ सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं और उस सेकंड पेपर भी 150 क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन 150 प्रश्न में बात करें तो लगभग आजकल 135 क्वेश्चन तक सिलेबस के पुटअप होते हैं। और अपना कॉमर्स का सिलेबस 3 हिस्सों में बटा होता है, एबीएसटी, ईएएफएम और बीएडीएम। जैसे हम जानते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। जब इन तीनों में बटा हुआ है तो हमें ये तीनों सब्जेक्ट गहनता से पढ़ने पड़ेंगे और इन तीनों विषयों का अपने आप में महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप तीनों सब्जेक्टों को अच्छे से तैयार करते हो तो आपको आपकी मंजिल प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आज जो डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, वो करेंगे कौन से विषय के? अकाउंट्स विषय के। कौन से विषय के? अकाउंट्स विषय के। अकाउंट्स विषय में हम देखेंगे कि हम अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्सों का मतलब होता है कि एक तो आता है अपना एनसीईआरटी का 11th एंड 12th का पार्ट, दूसरा आता अपना ग्रेजुएशन पार्ट और तीसरा आता है पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट। 3 हिस्सों में हम अपने सिलेबस का वर्गीकरण करते हैं, इसको बांटते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर साइड को पढ़ें और उसमें से प्रश्न हल करके सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि आजकल आरपीएससी ने पेपर इस तरह से बनाना शुरू कर दिया है कि कई बार तो इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं पूछते और कई बार इस टॉपिक से 10 प्रश्न पूछ लेते हैं। कई बार इस टॉपिक से कम पूछ लेते हैं तो इससे ज्यादा पूछ लेते हैं। कई बार 11th 12th का ज्यादा पूछते हैं तो ग्रेजुएशन को लूज कर देते हैं। तो कहने का मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि इस टॉपिक में ये प्रश्न आता है, पर ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आए भी हैं। हम लोगों ने जब बच्चों को पढ़ाया तो ऐसे प्रश्न जरूर मिले हैं। ऐसे प्रश्न भी हमने बताए हैं जो कहीं किसी गाइड में नहीं है, लेकिन हमने बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया और ऐसा का ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ गया। सिर्फ डेटा चेंज होते हैं और आप मानते हैं कि अकाउंट्स में डेटा चेंज होना एक सामान्य बात होती है, क्योंकि हम जहां 10,000 रुपये लिखते हैं वो वहां उसको 25,000 रुपये भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेज में भी कोई चेंज नहीं हो पाता है। इसलिए हर टॉपिक में एक डेप्थ होती है और बच्चों को बाकी सब आती है। आप सभी को, जो आप अच्छे से पढ़े हुए हो, आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं, बस उस डेप्थ पे जाना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट या विद्यार्थी उस बात को छोड़ देते हैं और प्रश्न वहीं से पुटअप होता है। इसलिए कोई लंबा सिलेबस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड समय में हो जाता है। मैक्सिमम 3 महीने का समय इसके लिए आवश्यक है
और फिर आप अपने गोल को अचीव कर सकती हैं। और वैसे भी इस बार तो आरपीएससी ने आपको थोक भर के वैकेंसियां दी हैं, 430 पद। मैं अगर पिछले 10-15 सालों की बात करूं तो एक बार भर्ती 621 पदों पे आई थी, और उसके बाद कॉमर्स के विषय में सबसे बड़ी भर्ती इस साल आई है। इस साल का मतलब अभी जो आप एग्जाम दोगे और उसमें 430 पद आए हैं। तो कॉमर्स में अपने आप में 430 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ज्यादा पद माने जाते हैं। तो देखो, ऐसा गोल्डन अवसर आप लोगों के हाथों से छूटे नहीं और आप सभी को व्याख्याता की मोहर मिले, आप व्याख्याता के नाम से जाने जाओ, उसके लिए हमें अच्छे से मन लगा के नियमित रूप से अध्ययन करना है। आपकी जितनी भी क्यूरीज होगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, उन सब का हम यहाँ पे बड़े अच्छे से, सरल तरीके से, सरल भाषा में उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें टिपिकल होता है, क्योंकि हम तो हर बार देखते हैं और प्रश्न वही आते हैं जो हम लोग बच्चों को लिखवाते हैं। इसलिए आप लोगों को तन मन से जुड़कर अपने कार्य को करने के लिए नियमित रूप से अध्ययन करना है। हम अब बात करते हैं हम सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो मैंने जैसे बोला, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11th एंड 12th के टॉपिक्स, कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न इनके पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुस्त पालन के सिद्धांत। पुस्त पालन के सिद्धांत, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, देखिए प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग का मतलब अकाउंट्स का बेसिक है। जैसे हम जानते हैं कि जो पुस्तपालन होता है वो लेखांकन का बेस होता है, इसलिए इसमें हम मुख्य रूप से बेसिक बातें पढ़ते हैं। और वो बेसिक बातें क्या क्या आ जाती हैं, जहां तक हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसकी जो भी लेखांकन की प्राथमिक बहियां होती हैं या प्रारंभिक बहियां होती हैं, वो सब की सब किस में आ जाती हैं, पुस्तपालन में आ जाती हैं। सिद्धांतों में हम अकाउंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, सिद्धांतों में हम अकाउंट्स के जो टाइप होते हैं उनके नियम पढ़ेंगे, और कुछ बेसिक बातें और पढ़ेंगे जिनसे कई बार प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ये सिद्धांत की बात है, तो अपने आप में सिद्धांत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत सारी बातें इस पर इंक्लूड होती हैं। तो हम इनको एक एक करके अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। अगर मैं आगे बात करूं इसी कड़ी के अंदर, तो दूसरा हम पढ़ते हैं सहायक बहियां। ये हमें टॉपिक्स दे रखे हैं, सहायक बहियां, समायोजन प्रविष्टियां, समायोजन प्रविष्टियां, अंतिम खते, प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियां, प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियां, इसको बोलते हैं सब्सिडीज बुक्स। आगे जो समायोजन अपनी प्रविष्टियां होती हैं, इनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। अंतिम खातों के रूप में हम अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो वो होते हैं फाइनल अकाउंट। फिर होता है अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ये टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है सहायक बहियां, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम बात करें समायोजन प्रविष्टियां, एडजस्टमेंट एंट्री, वो भी किस में होती हैं, सहायक बहियों में। ओपनिंग एंट्री, ये भी किस में होती है, सहायक बहियों में। क्लोजिंग एंट्री, ये भी किस में होती है, सहायक बहियों में। तो चाहे तो ऐसा सिंपल एक शब्द देते हैं ना, सहायक बहियां, तो भी ये टॉपिक्स इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। इसलिए ये सब इतना ही बोल सकते थे सहायक बहियां, तो भी वही टॉपिक था अपना। और अगर हम समायोजन प्रविष्टियां बोलें तो समायोजन प्रविष्टियां आगे हम पढ़ाएंगे आपको कहाँ की जाती हैं, वो सहायक बहियों में की जाती हैं।
प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टि भी कहाँ होती है? ये भी सहायक बहियों में होती है। तो अलग टॉपिक माने तो एक फाइनल अकाउंट होता है, अंतिम खाते, जो अपने कॉमर्स में हम वैसे भी समझते हैं कि इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को शामिल करते हैं। इस तरह से ये अपना एक दूसरा टॉपिक होता है, सहायक बहियां और समायोजन प्रविष्टियां। मैं इसको बिटा रहा हूं क्योंकि सिलेबस आपके सामने भी होता है, आपको बस ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसलिए इनमें कोई नोट करने वाली बात स्पेशल नहीं होती। आपको जब भी पढ़ो, सिलेबस का प्रिंट आउट आपके सामने हमेशा रहना चाहिए। अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं तो वो आता है तलपट एवं अशुद्धियों में सुधार। अशुद्धियों में सुधार होने में ये दो चैप्टर हैं। तलपट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। होने में ये दो चैप्टर होते हैं। हम अपने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के नाम से पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं और इस ट्रायल बैलेंस में से हर बार एक प्रश्न जरूर आता है। बहुत ही छोटा, मतलब कह सकते हैं आधे घंटे का टॉपिक होता है और आधे घंटे में ही आप क्या कर सकते हो, एक प्रश्न को अपना बना सकते हो। तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं, आपको कोई टॉपिक टिपिकल भी लगे तो भी आप उन इजी टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान देके अपने अच्छे प्रश्न हल कर सकते हो। हम बताएंगे आपको, ये इजी होता है, यहाँ आप आसानी से 2-4 मिनट पे पढ़ो ना तो आपको ये याद हो जाएगा। तो तलपट होती है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो, अकाउंटिंग में गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को हम सुधारते हैं और सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, उनका रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो ये चैप्टर भी पढ़ते हैं। तलपट में से और रेक्टिफिकेशन में से, दोनों में से एक एक क्वेश्चन 100% आने की चांसेस होते हैं और परीक्षाओं में आए ही हैं। चौथा टॉपिक हम पढ़ते हैं मूल्यह्रास, प्रावधान एवं संचय, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। देखिए, नाम 3 है तो टॉपिक भी 3 है, लेकिन इन दोनों में से तो एक ही प्रश्न आने के चांसेस होते हैं, प्रोविजन और रिजर्व में से। लेकिन डेप्रिसिएशन अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, इसमें से 2 प्रश्न भी आने के चांसेस बन जाते हैं। तो हम ये ऐसे एक साथ लिखा है लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। डेप्रिसिएशन अपने आप में अलग होता है और प्रोविजन और संचय अलग अलग होता है, रिजर्व अलग अलग होता है। तो इसमें से भी कई बार प्रश्न आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगले टॉपिक की बात करें तो हम पढ़ते हैं साझेदारी खाते, जिसको हम बोल सकते हैं अपना क्या होता है, ये पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप में देखो नाम कितना छोटा दिया है, साझेदारी, पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप अपने आप में इतनी सी नहीं होती है। जितने हम सिलेबस के टॉपिक देखेंगे उसमें सबसे छोटा टॉपिक किसके नाम से है, पार्टनरशिप के नाम से। छोटे का मतलब इसका नाम, लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक पार्टनरशिप ही होता है, क्योंकि इस पार्टनरशिप में हमें 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। पहला चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय, दूसरा चैप्टर नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, तीसरा चैप्टर साझेदार का अवकाश या उसकी मृत्यु और चौथा चैप्टर फर्म का समापन। तो साझेदारी के टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। कम से कम इसमें 15 से 20 घंटों की क्लासें होती हैं और इसमें से 5 प्रश्न तक परीक्षा में आते हैं। तो जितने 4 टॉपिक है, अगर हम उसमें एक एक डिवाइड करें तो एक एक प्रश्न भी सब में से बढ़ जाता है। तो आपको बताएंगे वहां पे कौन से प्रश्न आते हैं, लेकिन साझेदारी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है। अगर मैं साझेदारी के आगे की बात करूं तो वो होता है कंपनी खाते। तो लो ऊपर लिखते हैं, देखिए, अगला टॉपिक है अपना कंपनी लेखे। कंपनी लेखे भी अपने आप में छोटा नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा होता है। अगर कंपनी खातों की बात करें या कंपनी लेखे की बात करें तो इसमें देखो हम पढ़ते हैं कंपनी की बेसिक बातें,
बेसिक बातें, बेसिक बातें मतलब कंपनी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, शेयर्स क्या होते हैं, तो बेसिक बातें। फिर पढ़ते हैं हम समता अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पत्रों का निर्गमन, निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, इसके साथ ही अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, और साथ ही पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पत्रों का शोधन। कंपनी लेखे में इतनी बातें पढ़ी जाती हैं। इतनी बातों का मतलब होता है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या समता शेयर्स होते हैं, समतांश होते हैं, उनका निर्गमन, उनका हरण और उनका पुनर्निर्गमन, तीनों बातें इसमें पढ़ जाती है। उसके साथ पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन भी पढ़ा जाता है और इसका शोधन भी पढ़ा जाता है। इसके साथ एक चैप्टर होता है ऋण पत्रों का निर्गमन और ऋण पत्रों का शोधन। तो अपने आप में हम इसको छोटे मोटे के हिसाब से देखें तो ये 4 चैप्टर होते हैं, एक सप्ताहांशों के लिए, एक पूर्वाधिकार अंशों के लिए, एक ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए और एक ऋण पत्रों के शोधन के लिए। और लास्ट में हम 11-12 की बात करें तो एक टॉपिक और आता है कंप्यूटर लेखांकन, कंप्यूटर लेखांकन, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जैसे हमें पता है आजकल कंप्यूटर हर जगह पे है, अकाउंटिंग में तो सबसे पहले होगा, इसलिए इसके बारे में बेसिक बातें पढ़ते हैं। देखो कंप्यूटर तो अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रीम होती है। हम जानते हैं लोग एमएससी तक करते हैं कंप्यूटर में, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर, अपने अकाउंट्स के भी सॉफ्टवेयर अच्छे अच्छे होते हैं, जैसे वीजी होता है, टेली होता है। तो हमें इतना ज्यादा डेप्थ तो नहीं जाना है, लेकिन हमें इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़नी है, क्या होता है इसके अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, वो होते हैं 11th और 12th के, और इन टॉपिक्स के आधार पर हमें बहुत से अच्छे प्रश्न हल करने हैं, और ये सारे टॉपिक बड़े आसान होते हैं। आपको बस नियमित रूप से अध्ययन करना है, अपनी बातों को रिपीट करना है, आप अच्छे से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे, ये है अपनी 11th और 12th की। अगर 11th-12th को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आधा ग्रेजुएशन अपने आप ही हो जाता है, इसलिए ग्रेजुएशन में कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं होती है। अगर हम ग्रेजुएशन देखें, ग्रेजुएशन लेवल को चेक करें, तो इसके अंदर हमें कुछ बेसिक बातें पढ़नी पड़ती हैं। इसमें सबसे पहले आता है वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। हम जानते हैं, देखो वित्तीय विवरण क्या होते हैं, तो ये वित्तीय विवरण में हम क्या पढ़ते हैं, इसका हम पढ़ते हैं अर्थ और महत्व, अर्थ एवं महत्व, अर्थ एवं महत्व। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी जाती है। मीनिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमें इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन दोनों की स्टडी करनी पड़ती है। इन दोनों को हमें नए एक्ट के अनुसार, या कह सकते हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसका फॉर्मेट हमें अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, वो आपको यहाँ लिखवाया भी जाएगा और आपके पास अवेलेबल भी होगा, क्योंकि फॉर्मेट हमें हर बुक्स में मिलता है। इस फॉर्मेट में से ही प्रश्न आता है, तो कुछ रटना नहीं है, याद नहीं करना, देखते रहना, रिपीट करना है। फॉर्मेट में प्रश्न है वो फॉर्मेट के आ जाते हैं, ये बताएंगे आपको कि इसमें से कहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पढ़ते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण, विश्लेषण के उपकरण, इसको बोलते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब होता है मेथड, विधियां। विधियां कौन कौन सी होती है, मैं नाम सिंपल बोलता हूँ, क्योंकि इन विधियों के लिए हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं इसके अंदर। जैसे तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण, समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, लेखांकन अनुपात विश्लेषण। ये सारी की सारी इन टूल्स को एनालिसिस करने की मेथड होती है। और इन टूल्स में हमें एक तो अलग से दिया जाता है, जो टॉपिक भी होता है, वो होता है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह है विश्लेषण। तो देखो, जितने भी टूल्स होते हैं, इनमें एक टूल के लिए तो हमें अलग से टॉपिक ही दे रखा है, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। ये कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का एक टूल होता है। तो ये इसी का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ अलग से बोल दिया तो डेफिनेटली ये होता है कि और टूल से प्रश्न आए या नहीं आए, इस टूल से हमेशा प्रश्न आएगा, हमेशा। और जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हर एग्जाम में कम से कम मैंने 2 क्वेश्चन जरूर देखे हैं इस टॉपिक्स में से। टॉपिक बहुत छोटा होता है, बहुत सरल होता है, तो हम इसको अच्छे से हल कर सकते हैं, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो हम पढ़ते हैं रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण। ये होते हैं अपने लिए टूल्स। 3 ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होते हैं। इसके लिए जनरली हम जो बीकॉम सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से एम आर अग्रवाल की बुक आती है, उसको प्रेफर करते हैं। उसमें बहुत अच्छे से आपको दिया हुआ होगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए भी इसको यूज में ले सकते हैं। अब हमें ये पता है ग्रेजुएशन लेवल पे जब 3 टॉपिक्स ये होते हैं, तो 2 टॉपिक अलग बुक से पूछ जाते हैं। और वो अलग बुक कौन सी होती है अपनी? वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसको बोलते हैं लागत लेखांकन। लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में जैसे टॉपिक में हमें छोटा सा दिया होता है, वो क्या दिया होता है? अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग और इसकी डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस किसकी होती हैं? देखो, ये जो कॉस्ट होता है, इसकी शब्दावली होती है बहुत बड़ी। इसकी शब्दकोश होता है अपने आप में बहुत बड़ा। तो उस शब्दकोश में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार की कॉस्ट होती है, उन कॉस्ट में से एक प्रश्न हमेशा आता है कि कौन कौन सी कॉस्ट क्या होती है। तो बड़ा आसान प्रश्न होता है, आपको कुछ डेफिनेशंस ध्यान में रखनी है, उसको रटने की बजाय आपको उसको रिपीट करना है। मुश्किल से 10 से 15-20 जो डेफिनेशंस होते हैं, डेफिनेशंस का मतलब उन शब्दों का अर्थ। ऐसा नहीं है आपको किसी राइटर की डेफिनेशन रटनी है। मैंने सोचा आप घबरा जाओगे, 20-20 डेफिनेशन थोड़ी सीखी जाती है सर। तो 20 नहीं सीखनी है, आपको उस शब्द का अर्थ पढ़ना है। अगर आप उसको रिपीट करोगे तो वो अर्थ अपने आप ही धीरे धीरे आपको ऑप्शंस देख के पता चल जाता है कि ये किसका अर्थ है। तो बड़ा ही आसान होता है। डेफिनेशंस इन्हीं की आती है और अलग से कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको ये अच्छे से डेफिनेशंस देख के एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का जो फॉर्मेट होता है वो देखना होता है। इसके साथ ये जो लागत है, वो लागत के तत्व पड़ जाते हैं। लागत के तत्व है, और हम जानते हैं लागत के 3 तत्व होते हैं। पहला कौन सा? सामग्री। दूसरा कौन सा? श्रम। और तीसरा कौन सा? ऊपरी व्यय। इसको बोलते हैं मटेरियल, इसको बोलते हैं लेबर, और इसको बोलते हैं ओवरहेड। देखो, ये 3 है तो इसके चैप्टर्स भी हैं। इन 3 को हम बुक्स में देखेंगे तो हमें ये 5 चैप्टर्स मिलेंगे, 5 चैप्टर्स मिलेंगे। तो 5 चैप्टर्स को पढ़ना है। 5 चैप्टर्स में से 4% 100% आते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक टॉपिक से एक प्रश्न, एक टॉपिक से एक प्रश्न पक्का आता है इसमें से। तो औसत हम देखते हैं तो लागत लेखांकन में 5, 6, 7 इस लेवल प्रश्न आते हैं। कई बार 5 आते हैं, कई बार 6 आते हैं, और कई बार 7 भी आ जाते हैं। तो लागत लेखांकन में पूरी लेखांकन की बुक नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग की कंप्लीट बुक नहीं, शुरू के 5 चैप्टर्स होते हैं। तो उनको पढ़ने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, और इनमें प्रश्न सरल आते हैं, क्योंकि आपको पता है बीकॉम सेकेंड ईयर जब आपने की होगी तो लागत में या कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा अच्छे नंबर आए। तो अच्छे क्यों आए हैं? क्योंकि वो सरल होती है और आप भी उसको अच्छे से पढ़ते हो, और रुचिकर भी होती है। तो रुचिकर होने के कारण से आप इसमें अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इतने टॉपिक, और उसके अलावा एक आता है अंकेक्षण। अंकेक्षण
जिसको में हम पढ़ते हैं उसका अर्थ, उसके उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। ऑडिट होता है ना, उसमें कंफ्यूजन होता है भाई अकाउंट्स का पार्ट है या बिजनेस का पार्ट है। तो देखो ऑडिट अकाउंट्स का पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं जब अकाउंट्स खत्म होती है वहां ऑडिट शुरू होती है, इसलिए ऑडिट का बेस क्या होता है, अपना अकाउंट्स होता है। इसलिए हम इसमें कोई बड़ी बातें नहीं पूछी गई है। पहले इसमें 5-6 चैप्टर्स चलते थे, आजकल उन 5 को उठा के एक ही चैप्टर बना दिया, जिसमें हम इसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। सिंपल से इसके उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को ध्यान रखने, जिसको हमने 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो होते हैं सामान्य, एक होते हैं सेकेंडरी और एक होते हैं स्पेशल। तो ये 3 उद्देश्यों के आधार पर, या कह सकते हैं प्राथमिक, द्वितीय और विशिष्ट, तो इनको पढ़ना होता है और कुछ नहीं। तो ये अपना ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक होता है। इसमें से क्या होता है, कई बार बच्चों को कोई टॉपिक अच्छे लगते हैं, किसी को कोई टॉपिक अच्छे लगते हैं। तो जिसको जो टॉपिक अच्छे लगे वो उसमें अपने अच्छे से प्रिपेयर रखिए, और जो नहीं आती उनमें ज्यादा मेहनत करो, जो नहीं आते उनमें ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि सिलेक्शन वही टॉपिक करवाते हैं जो हमें आते नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को आती है और हम सोचते हैं इनको हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो टिपिकल होता है, सारे के सारे बड़े आसान होते हैं। आपको एक एक टॉपिक की एक एक बातें बताई जाएंगी, एक कहीं भी आपकी कोई समस्या नहीं रखी जाएगी, और आप इसमें अपने आप को बेटर फील करोगे। तो ये सिंपल, हम किसकी बात करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। देखिए, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने सिलेबस के केवल 3 टॉपिक हैं। पहला है प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। उसमें भी क्या दिया, इसका अर्थ और कार्य, फंक्शंस इसके। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में अकाउंटिंग की एक ब्रांच होती है। ब्रांच का मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, हमें जनरल दिया है उसका मीनिंग और उसके फंक्शंस। तो इन मीनिंग और फंक्शंस में से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और आसानी से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये उस बुक का एक पहला चैप्टर ही है। उस बुक का, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से बुक होती है, उसका केवल पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आसान होता है, बेसिक थ्योरी होती है जिसको हमें रिपीट करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रश्न कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने विवेक से भी हल कर सकते हो। उस प्रश्न को देखोगे, ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिनमें आपका विवेक काम करेगा केवल। कहीं कई बार कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं होते, फिर भी आप उसको अपने विवेक से, अगर आपने पढ़ा हुआ है इसको, तो अपने विवेक से भी हल कर सकते हैं। इसलिए कई बार हमें कोई टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स के लिए अपने विवेक का उपयोग करना है, वो भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कई बार कि जो बुक्स में है वो एज इट इज छपे, हमें ध्यान देना है ऐसे। जैसे जब मैंने एग्जाम दिया था, तब मैंने कहीं साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी। अब जब साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी, तो मैंने सोचा साइकोलॉजी को कैसे तैयार करें। एक साइकोलॉजी अपने आप में लोगों की बहुत बड़ा डर होता है, न मैंने कहीं कोचिंग क्लासेस ली। तो अब मैंने क्या किया, बुक्स खरीदी और उन बुक्स को रिपीट किया। तो मुझे आज भी याद है, मैंने उन बुक्स को 20 बार पढ़ा। 2 बुक्स लेके आए, 10-10 बार पढ़ी। उन 10-10 बार पढ़ने के बावजूद भी, जिसमें कम से कम 1-1 हजार प्रश्न थे, फिर भी वो प्रश्न परीक्षा में नहीं है। तो अब सोचो, बड़ी समस्या हो गई। तो पेपर इतना टिपिकल था जो उनमें से भी नहीं आता कई बार, लेकिन उनको उतना पढ़ने के कारण से मुझे पता चल गया ये वाली बात उसका आंसर होती है, ये वाली बात उसका आंसर होती है, और ये वाली बात उसका आंसर होती है। तो बचा कौन सा है, चौथा विकल्प बचा, और उसको मैंने हल किया। तो ऐसे करके उस समय मेरे 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 से सही हुए थे। तो आप अगर अच्छे से पढ़े होते तो कई बार अपना विवेक काम करना पड़ता है, और उस विवेक के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने ये सब बोला नहीं है, लेकिन मैं बताऊं आपको, नाम मेरा मुकेश शर्मा है। 2015 की भर्ती थी जिसमें मेरा चयन हुआ है, और मेरी उस टाइम पे ऑल ओवर राजस्थान में 7वीं रैंक है। अगर मैं मेरे और इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैंने एमकॉम कर रखा है एबीएसटी से, इकोनॉमिक्स से, और मैंने एमबीए कर रखा है फाइनेंस से। पिछले 15 सालों से मैं कोचिंगों में
और स्कूल्स में और कॉलेजों में पढ़ाता हूँ। और अब जैसे पिछले 8 सालों से मैं एक परमानेंट जॉब पे हूँ, तो वहाँ पढ़ाने के साथ साथ मैं मेरी सेवाएं कोचिंगों में भी देता हूँ। लेकिन मुझे इस बार आपके इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा चलिए हम एक लिमिटेड क्राइटेरिया में न रहकर चारों तरफ जो बच्चे बैठे हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत है कि हम पढ़ें वो बातें जो वहाँ जाके नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के लिए जयपुर सीखकर बड़े शहरों में जाके पढ़ना संभव नहीं हो पाता है और टाइम की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि हमें अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है। तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आपको जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ाते हैं वो यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, आपको कहीं भी कोई डाउट लगेगा तो आप बेझिझक होके हमारी टीम को बोलिएगा, हमारी टीम आपका उसका सॉल्यूशन जरूर करेगी। तो इसमें हमें बेसिक बातें पढ़नी है। दूसरा हम पढ़ते हैं बस्टन, पूंजी बस्टन। पूंजी बस्टन इसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। देखो, कैपिटल बस्टिंग एक सिंपल चैप्टर होता है, थोड़ा लेंथी जरूर होता है लेकिन एक सिंपल चैप्टर होता है। और इसमें से हमेशा मैंने प्रश्न देखे हैं, अपनी फर्स्ट ग्रेड ही नहीं जितने भी कॉमर्स के एग्जाम्स लगते हैं वहाँ कैपिटल बस्टिंग को भी पढ़ा जाता है। और लास्ट टॉपिक होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कार्यशील पूंजी का प्रबंध, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये जो पूंजी बस्टन और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, ये किसके पार्ट होते हैं? ये प्रबंध लेखांकन के पार्ट होते हैं। हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आता है, उसकी ये दोनों विधियां होती है एक प्रकार से। तो पूंजी बस्टन और कार्यशील पूंजी का प्रबंध ये इसी के हिस्से होता है। जैसे मैंने आपको बोला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक ब्रांच होती है अकाउंटिंग की, तो इसमें बहुत सारी मेथड्स यूज की जाती हैं, लेकिन हम जिन मेथड्स को पढ़ते हैं वो केवल दो पढ़ते हैं, एक तो कैपिटल बस्टिंग और एक कार्यशील पूंजी का प्रबंध। इसके अलावा एक प्रोबेबिलिटी नाम से टॉपिक होता है। प्रोबेबिलिटी अपनी स्टैटिक्स का पार्ट है, और स्टैटिक्स अकाउंट्स में भी आती है और स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में भी आती है। तो उसको आप कहीं पे भी शामिल कर सकते हो, अकाउंट्स का पार्ट मान लो, चाहे उसको आप स्टैटिक्स का पार्ट स्टैटिक्स को मानकर इकोनॉमिक्स का पार्ट मान लो, क्योंकि वो एएफएम का भी पार्ट है और वो अकाउंट्स का भी पार्ट है। इसलिए कई बार ऐसे ही हो जाता है, कोई कहता है इकोनॉमिक्स में से 49 क्वेश्चन आई, तो वही सोच लेते हैं स्टैटिक्स में से जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से जो क्वेश्चन आए वो किसके, इकोनॉमिक्स के हैं। कई बार कोई कोचिंग वाला ये बोल देता है कि अकाउंट्स में से 49 प्रश्न आए, 48 आए, तो वो क्या कर लेता है, उस प्रोबेबिलिटी को किसमें इंक्लूड कर लेता है, किसमें कर लेता है, अपना अकाउंट्स में इंक्लूड कर लेता है। तो प्रोबेबिलिटी तो एक बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है जो इकोनॉमिक्स में भी आता है, अकाउंट्स में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। तो इस तरह से ये अपना एक सिलेबस का क्राइटेरिया होता है। हमेशा जब भी पढ़ो अपने सिलेबस को अपने सामने रखो, टॉपिक्स को सिलेबस के अनुसार तैयार करो, अपनी जो समस्याएं होती हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, क्योंकि बड़ी समस्या एक साथ नहीं हल होती है, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। इसलिए मैं आपको जब यहाँ वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा तो वो एक टॉपिक के अनुसार कराऊंगा, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सको, चाहे वो एक चैप्टर के कितने भी टॉपिक्स हों। इसलिए आपको भी क्या करना है, अपनी जो समस्या होती है, जो चैप्टर्स होते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, और हिस्सों में बांटने के बाद आप उसको अच्छे से तैयार करो। क्योंकि जब समस्या को हम हिस्सों में बांटेंगे तभी हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, या कह सकते हैं उसमें अपने एफर्ट्स लग सकते हैं। तो आपके ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे जो हमारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये नया सेटअप होता है। हम लोगों ने बड़ी जगहों पे जाके ऐसे ही सेटअप पे पढ़ाया है, ये तो एक सिंपल बोर्ड है, हमने वहाँ डिजिटल बोर्ड्स पे ही पढ़ाया है सब पे, तो वो सेटअप अलग है। तो हमने सोचा सिंपल आसानी से हो जाता होगा, लेकिन जब खुद का काम करते हैं तो पता चलता है कि हाँ नहीं, हमें तो थोड़े और एफर्ट्स करने। तो हम अपने आप में सुधार करने के लिए, हमारी चाहे साउंड क्वालिटी हो, चाहे वीडियो क्वालिटी हो, है ना, ये सब सुधारने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम जोर शोर से लगी हुई है और आपके लिए बेटर करने के लिए तैयार है। तो आपको सिलेबस को देखते हुए हम जब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो हम अपने सिलेबस का टॉपिक ही पुट अप करेंगे। इसलिए
आगे के लिए हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।